जैन धर्म। जैन धर्म हो गया ये रहा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और उन्हें आदिनाथ ऋषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म काशी में हुआ। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई और उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। कौन कौन? तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। ठीक है। जैन धर्म के देख लेते हैं एक बार, ये जो बॉक्स में है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के तीर्थकर 24 तीर्थकर। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। बचपन के नाम वर्धमान और जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कुंडल ग्राम वैशाली में। उनके पिता सिद्धार्थ थे और माता का नाम त्रिशाला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और उनकी पत्नी का नाम यशोदा। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शी अनुंजा और उनके जमाता यानी दामाद का नाम जमाली और उनके कुल का नाम ज्ञातृक। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में दिया गया है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे और उनकी माता त्रिशाला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति जुमिका ग्राम दिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म में त्रिरत्न थे। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य में झूठ नहीं बोलना, अहिंसा में हिंसा नहीं करना, अस्त्य में चोरी नहीं करना, अपरिग्रह में धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य में इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाभारत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं उनके प्रतीक। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं उनके प्रतीक देखते हैं। तो ये रहा द्वितीय तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, इनके प्रतीक चिन्ह बैल वृषभ। द्वितीय में अजितनाथ हाथी और 23वें पार्श्वनाथ सर्प। 24वें महावीर स्वामी सिंह। जैन संगीतिया देख लेते हैं एक बार। जैन संगीतिया हो गया। प्रथम में कब हुआ? तो 310 ईसा पूर्व में। द्वितीय कब हुआ? तो 512 ईसा पूर्व में। पहला में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। और दूसरा कहाँ हुआ था? वॉल्वी गुजरात में हुआ था। शासक उस समय कौन था? प्रथम में चंद्रगुप्त मौर्य थे और अध्यक्ष अश्वभद्र थे। दिगंबर श्वेतंबर जैन धर्म का विभाजन इस समय हुआ था प्रथम में। और उसमें बौद्ध धर्म वाला में क्या हुआ था? तो चौथी में हुआ था, हीनयान महायान में। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन प्रथम में ही। द्वितीय में अध्यक्ष देवार्दी श्यामा श्रवण और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की। अनेकांतवाद, शयादवाद और सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से ही है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। और जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर दिगंबर के रूप में विभाजन हुआ, जो अभी देख पढ़े हम लोग। भद्र दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। दिगंबर में ये भद्रबाहु ने नेतृत्व किया और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। और श्वेतांबर में अश्वभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया, इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया और इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी और यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सुंग वंश
मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और वह बृहदत्त का सेनापति था और पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना और कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है, जो कालिदास के नाटक में है मालविकाग्निमित्रम में, वही पुष्यमित्र के मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र अग्निमित्र था, अग्निमित्र के ही कुछ उसमें चर्चा है और मालविका के वर्णन किया गया है। इस वंश का अंतिम शासक देवहूति था। कौरव वंश की स्थापना वासुदेव ने की देवहूति की हत्या कर, और वासुमित्र शुंगों की आमात्य मंत्री थे और कौरव वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख और सुशर्मा की हत्या कर कौरव वंश का अंत कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट मतलब कि ये नेक्स्ट देखते हैं कुषाण वंश। ये रहा कुषाण वंश। कुषाण वंश मौर्य काल में कमजोर होते राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ और इनमें सबसे पहले हिंद यूनानी उसके शासक एवं पहलव आए और भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिशस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। इस कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वमेघ जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, कनिष्क ने पटलिपुत्र से विजित किया था और कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलग्राम कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर शक संवत चलाया, कनिष्क नहीं, और कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी में की। गुप्त वंश की स्थापना किसने? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त 280 से 320 ईस्वी में, और वह प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। जो ये घटोत्कच था महाराजा की उपाधि धारण किया था, ये महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिश्चंद्र द्वारा रचित पर्याय प्रशासित से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया और समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था और समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त ने राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसकी आयु होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी पूर्व तक शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुवसेन और कुबेर नाग से विवाह किया था और कुबेर नाग से
अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक नरेश शूद्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक के नरेश रुद्रसेन के द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क के पुत्रों के संरक्षक के रूप में शासन किया और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और फैयान भारत 14 वर्षों तक रहा था। यहाँ पे 399 से 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ या चंद्र नाम से संबोधित किया गया और मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय में भी 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय में 9 रत्न थे। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल, भट्ट और खटकपण, छप्पड़क और भरुरुचि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को देखते हैं। तो कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, ये ध्रुव देवी के पुत्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। स्कंदगुप्त मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया और इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मल्लेश कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेखों में हूणों को क्या कहा गया? मल्लेश कहा गया। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य को उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य को उपाधि धारण की और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। गुप्त वंश के साथ ही मगध वंश के भी अंत हो गया। अब देखते हैं थोड़ा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा और बौद्ध धर्म के सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसे संरक्षण संवर्धन प्रदान किया और क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया। हेनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे और उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होती थी और प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा के कुल 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। यह निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था और आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था और जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों को कुल 90 लाख किताबें संधारित थी। इन पुस्तकालयों के नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्नसागर था। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी शामिल किया गया। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए विश्वविद्यालय का निर्माण 2014 में विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब गुप्त प्रशासन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गुप्त प्रशासन गुप्त काल में राजा देवीय
देवीय अधिकार रखता था और इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान गुप्ता और भुक्ति का प्रधान उपरिक और विषय का प्रधान विषयपति, ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता था। अर्थव्यवस्था गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत थी और कृषि पर 1/6 से लेकर 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। कृषि का अतिरिक्त व्यापार उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था और सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के, दीनार, चांदी के सिक्के रुपये का कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ और उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों के ग्राम से बाहर रहना पड़ता था और इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न थी और इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। गुप्त काल के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण, नागर शैली और गुफाओं का निर्माण, विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा महाराष्ट्र और बाघ गुफा मध्य प्रदेश का निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। किन में? माँ अजंता गुफा और बाघ गुफा में हिंदू और बौद्ध दोनों से चित्र के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल के साहित्य का विकास हुआ और इस काल के प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कालिदास द्वारा अभिज्ञान संकुतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विग्रह सौम्यम और विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र, अमरकोश अमर सिंह द्वारा विष्कटिकम, शूद्रक द्वारा ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त द्वारा और वात्स्यायन कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा, नीतिसार कानंद द्वारा, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत देश गीतिका ये आर्यभट्ट द्वारा, ब्रह्म सिद्धांत को भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल में स्वर्ण युग की संज्ञा दी। किसने? तो B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। किसने? स्मिथ ने, B.A. स्मिथ ने। ठीक है, पाल वंश की ओर देखते हैं। तो पाल वंश की ओर देखते हैं। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने औदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। इस वंश के सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और सोमपुर महाबिहार वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के संघर्ष किया। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ और बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और उसने कुछ समय के लिए कनौज पर अधिकार किया। धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल ने कौन सी उपाधि धारण की? तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र के देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांवों को दान दिए थे और देवपाल के बाद विग्रहपाल, माहीपाल, रामपाल आदि ने शासक किया और पालकालीन काशी की मूर्तियाँ कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमान, विठलपाल और इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। पालकालीन काशी की मूर्तियाँ अपने कलात्मक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमान एवं विठलपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, शासक और उसकी राजधानी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बृहदर्थ की राजधानी
गिरिराज राजगीर। बिंबिसार, ये मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार, गिरिराज राजगीर। उद्यान, पाटलिपुत्र। शिशुनाग, वैशाली। कालाशोक, पाटलिपुत्र। नंदवंश, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, कुषाण वंश, पुरुषपुर, मथुरा। गुप्त वंश, पाटलिपुत्र। पाल वंश, मुंगेर। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य देखते हैं। और शास्त्र के लेखक कौटिल्य। बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक। प्राज्ञा पारमिता नागार्जुन। शिवकी हेनसांग। इंडिका मेगास्थनीज। मिलिंद पानो नागसेन। ललिता विस्तार, ललिता विस्तार में बुद्ध की कलाओं का वर्णन मिलता है। महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ मिलती है। और प्रागा प्रामिता में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है। और शास्त्र में राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म के महाकाव्य। शिवकी में भारत का यात्रा का विवरण मिलता है। इंडिका में मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है। मिलिंद पानो में बैक्ट्रियन शासक मिनेंडर और नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अब मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ठीक है।